Hello, dear students. Welcome back to the Modern Pathshala. I am Kirti Sharma, and today we will be starting with a new series जिसमें हम सारे चैप्टर्स जो कि आपके ICSE क्लास 10th फिजिक्स के सिलेबस में है उनको कवर अप करेंगे. So let's start with the first chapter, that is force. तो बच्चों फोर्थ चैप्टर जो है उसे मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट पार्ट जो कि आज हम स्टार्ट करने वाले उसमें हम डील करेंगे विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, यू कैन से दैट इज मूवमेंट ऑफ फोर्स. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थी जो कि आई थिंक आपको पता होगी. लेट्स रिवाइज इट वेरी क्विकली. फर्स्ट आपने क्लास 9th में पढ़ा था 3 लॉज ऑफ मोशन, राइट? तो जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन था जिसमें कि हमने पढ़ा था F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो वहां से बच्चों हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिली थी, दैट इज फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. एंड हम इस फॉर्मूला को कैसे याद रख सकते हैं? फोर्स एंड इसे आप शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं मा. तो अगर आप ठीक से अपना काम नहीं करते तो आपको फोर्स कौन अप्लाई करता है? राइट, हमारी मम्मा, राइट? सो दैट इज मा. फोर्स इक्वल्स टू मा. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसे बच्चों आपको याद रखनी है. नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगा रहे हैं तो क्या हो सकता है, तो उसकी इफेक्ट क्या हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास एक पाउच है, मैं इस पे फोर्स लगाऊं तो क्या होगा? ये देखो इसकी शेप चेंज हो गई. फिर मैं इस पाउच पर फोर्स लगाकर इसे मूव कर सकती हूँ. सो इसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रही है. अगेन जब आप साइकिल चलाते हो तो क्या होता है, आपको अगर डायरेक्शन चेंज करना हो तो आप हैंडल को ऐसे टर्न कर लेते हो. सो अगेन फोर्स लगाकर आप डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो. सो बेसिकली व्हाट आर द थिंग्स दैट वी कैन डू बाय अप्लाइंग फोर्स? सो फर्स्ट वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, we can change the speed of an object, we can change the shape, and we can change the direction of an object. तो बच्चों रेस्ट और मोशन तो हम चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, बट स्पीड एंड शेप, ये जो शेप एंड साइज वाले जो पार्ट है ना, वो हम हर केस में चेंज नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि अगर मान लो आपके पास कोई एक रिजिड ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फोन ले लू तो फोन को मैं जितना भी फोर्स लगा दूं तो क्या होगा, इसकी शेप को मैं चेंज नहीं कर पाऊंगी. सो इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं रिजिड ऑब्जेक्ट्स. सो रिजिड बॉडी क्या होती है ये भी हमें याद रखना है. सो रिजिड बॉडी इज अ बॉडी whose size and shape does not change even when force is applied on it. तो वो ऑब्जेक्ट जिसमें जितना भी फोर्स लगा ले बट उनकी शेप और साइज को हम चेंज नहीं कर पाएंगे. सो दोस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज रिजिड बॉडी. तो ये जो टॉपिक्स थी ये हमारी बेसिक्स थी, ये हमने क्लास 9th में पढ़ रखा है, बट ये हमें याद भी रखना है क्योंकि क्लास 10th में भी जो क्वेश्चंस बनेंगे उसके लिए ये कॉन्सेप्ट्स का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो नाउ अब जो रिजिड बॉडी है तो हम लोग यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर में रिजिड बॉडी के ऊपर ही बात करने वाले हैं. तो जो रिजिड बॉडी होती है उसमें किस तरह के मोशंस पॉसिबल है वो हम समझते हैं. तो देखो बच्चों दो तरह की मोशंस पॉसिबल है. फर्स्ट, अगर आप इस फोन की एग्जांपल ले लो तो ये जो फोन है ये फ्री टू मूव है, इसे मैं किसी भी डायरेक्शन में कैसे भी करके मूव कर सकती हूँ इजीली. तो first type of motion that we can see over here is nothing but translational motion. तो ट्रांसलेशनल मोशन क्या हो गए बच्चों? जिसमें बॉडी फ्री टू मूव हो और जिसमें हम बॉडी को किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करने के बाद एक स्ट्रेट वे में मूव कर सके. मतलब कि अगर मैं इसमें फोर्स इस तरह से अप्लाई कर रही हूं ऐसे, तो देखो फोर्स भी मैंने किधर अप्लाई किया? ऊपर की तरफ. एंड बॉडी किधर मूव करी? ऊपर की तरफ. सो ट्रांसलेशनल मोशन इज अ टाइप ऑफ मोशन जहां पर बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड. बट अगर बच्चों आप बात कर लो किसी ऐसे बॉडी की जो कि फिक्स्ड है, फिक्स्ड कैसे है? एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट से फिक्स्ड है. जैसे कि अगर हम अपने नेक और नेक के ऊपर वाले पार्ट की बात करें तो देखो अगर मैं चाहूं तो मैं अपने फेस को उठाकर ऐसे मूव नहीं कर सकती, राइट? द ओनली मूवमेंट पॉसिबल फॉर माई फेस इज दिस, राइट? मैं इसे साइडवेज मूव कर सकती हूँ, अप एंड डाउन मूव कर सकती हूँ. व्हाई?
क्योंकि मेरा जो फेस है और मेरा जो नेक है वो यहाँ से जॉइंट है, तो बेसिकली यहाँ एक फिक्स्ड पॉइंट आ गया. So when a body is fixed from a particular point, the type of motion which we can see in a body is known as rotational motion. तो इस तरह की जो मोशन हो गई, या फिर जब आप डोर ओपन करते हो, जब आप स्टीयरिंग व्हील घुमाते हो, राइट, तो उस तरह की जो मोशन हो गई उसे हम कहते हैं रोटेशनल मोशन. तो दो तरह की मोशन हुई, ट्रांसलेशनल मोशन जिसमें बॉडी एक स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करेगी, रोटेशनल मोशन जिसमें बॉडी रोटेशन करते हुए मूव करेगी. क्यों? क्योंकि बॉडी एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट से फिक्स्ड है, एंड वो फिक्स्ड पॉइंट को बच्चों हम क्या बोलते हैं? पिवट पॉइंट. ओके, रिमेंबर दिस वर्ड, पिवट पॉइंट, जिस पॉइंट से बॉडी फिक्स्ड होती है. ओके, नाउ अब हमने दो तरह का मोशन जो पढ़ा है, उसमें रोटेशनल मोशन के बारे में ही हम पूरे चैप्टर में डील करने वाले हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज टॉर्क. तो अब समझो बच्चों, अगर मान लो हम अपने फेस पे रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो अपने आप मैं अगर ऐसे स्टेबल बैठी हूं तो मेरा फेस तो रोटेट नहीं करेगा, मुझे कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, राइट. ऐसे करके मूव करने के लिए भी मुझे कुछ तो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. तो जिस फोर्स के वजह से रोटेशन प्रोड्यूस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? टर्निंग फोर्स. सो अ फोर्स which provides rotational effect is called turning force. तो अगर हम इसे एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू समझे, तो यहां आप देखो एक स्ट्रेट मीटर रूल है, तो इसके लिए भी हम एक मीटर रूल की एग्जांपल लेते हैं. सो यहाँ पर मेरे पास एक मीटर रूल है, ये पूरा फ्रेम में नहीं आ रहा है, बट दिस इज 1 मीटर रूल. इसकी जो मैक्सिमम जो इसका मार्किंग है दैट इज 1 मीटर एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 सेंटीमीटर. सो बेसिकली 100 सेंटीमीटर का ये रूलर है. अब इस रूलर में बच्चों अगर मैं इसे यहां से पकड़ू और दूसरे एंड से छोड़ दूं, तो देखो ये अपने आप से टिल्ट कर जा रहा है, राइट. तो इसका मतलब कि जब भी हम फोर्स लगाएं, कीपिंग इट इज फिक्स्ड फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट, तो तब जो बॉडी हमारा मूवमेंट प्रोड्यूस करता है उसे ही हम बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. एंड जो फोर्स के वजह से ये हो रहा है उसे हम बोल देते हैं टर्निंग फोर्स. तो यहां पर भी देखो ये एक मीटर रूल है, हमने इस तरह से फोर्स लगाया कि बॉडी मेरा इस तरह से झुक गया. तो यहां पर हम अगर मोमेंट ऑफ फोर्स को डिफाइन करें तो वो क्या हो जाएगा? इट विल बी नथिंग बट द फोर्स अप्लाइड एंड द डिस्टेंस. डिस्टेंस कहां से? डिस्टेंस बिटवीन द पिवट पॉइंट एंड द फोर्स. तो यहां फोर्स लग रहा है, यहां पिवट पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस को हमने बोल दिया डी. समझ में? सो फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग कि टॉर्क, टॉर्क की बच्चों दूसरी नाम है मोमेंट ऑफ फोर्स और टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. सो वी कैन से दैट टॉर्क इज इक्वल टू एफ टाइम्स डी. मतलब टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड and the perpendicular distance from the line of action of the force applied and the axis of rotation, or you can say the pivot point. Okay, so ये हो जाएगी बच्चों फॉर्मूला ऑफ टॉर्क. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको यूज करके हमें काफी न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे. अब अगर हम इसके एसआई यूनिट की बात करें तो फोर्स की एसआई यूनिट हमें पता है न्यूटन, डिस्टेंस की एसआई यूनिट भी हमें पता है मीटर. सो टॉर्क विल बी नथिंग बट न्यूटन मीटर. सो टॉर्क की एसआई यूनिट हो गई न्यूटन मीटर. तो अगर हम इसे और यूनिट्स में एक्सप्रेस करना चाहे, सो वी हैव ऑलरेडी लर्नड kgf, 1 kgf is nothing but 9.8 न्यूटन and 1 gf is nothing but 980 डाइन. तो ये जो स्मॉलर यूनिट्स हैं, जो अदर यूनिट्स हैं, ये भी आप याद रखना क्योंकि न्यूमेरिकल्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं. अब एक इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज कि न्यूटन मीटर को हम जूल लिख सकते हैं, बट कब? whenever we are talking about energy. ओके, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में मोमेंट ऑफ फोर्स निकालने बोला तो आप न्यूटन मीटर की जगह जूल मत लिखना. ओके, दैट विल बी इनकरेक्ट. अब ये कंफ्यूजन क्यों आएगी? क्योंकि हम जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे दैट इज ऑल अबाउट एनर्जी, एंड एनर्जी की एसआई यूनिट भी होती है न्यूटन मीटर और जूल. तो वहां पर आपको कंफ्यूजन ये क्रिएट हो सकता है. तो आप ध्यान रखना कि न्यूटन मीटर को आप जूल ना लिखो केस ऑफ मोमेंट्स में,
बट आप न्यूटन मीटर को जूल लिख सकते हो इन केस ऑफ एनर्जी। तो आप क्वेश्चन जब भी पढ़ोगे एग्जाम में तो आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन नहीं मिलेगा, राइट? तो आप जब भी क्वेश्चन पढ़ोगे देखना कि अगर आपसे मोमेंट पूछा है तो आपको आंसर न्यूटन मीटर में ही देना है, एंड अगर आपको क्वेश्चन में एनर्जी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा है सो आप आंसर को जूल में भी लिख सकते हो। ओके, सो यहां से बच्चों हमें पता चला ऑल अबाउट टॉर्क एंड मोमेंट, अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। अब इससे हम दो चीज समझ सकते हैं। क्या है वो दो चीज? कि अगर कभी टॉर्क की वैल्यू 0 हो गई, मतलब कि अगर मेरा बॉडी रोटेट ही नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या होगा कि आइदर हमने कोई फोर्स ही अप्लाई नहीं किया, या फिर जो डिस्टेंस है पिवट पॉइंट और फोर्स के बीच में, दैट इज 0। तो इस केस में हम बोल सकते हैं टॉर्क इज 0, बिकॉज वी नो ना कि टॉर्क इज नथिंग बट फोर्स टाइम्स डिस्टेंस। तो अगर फोर्स 0 हो गया तब भी टॉर्क 0, या अगर डिस्टेंस 0 हो गया तब भी टॉर्क 0। ये किस केस में हो सकता है बच्चों? अब सोचो, अगर आपके पास कोई मीटर रूल ही है, तो अगर आप इसे बैलेंस करना चाहो तो आप कहाँ बैलेंस कर सकते हो? एट इट्स सेंटर पॉइंट, राइट? तो अगर मुझे इसे बैलेंस करना हो तो मैं इसे सेंटर पे रख दूं, तो मैं जो फोर्स लगाऊंगी वो कहाँ लगाऊंगी? सेंटर पे। तो अगर मैं सेंटर पे लगा रही हूँ फोर्स, एंड सिंस इसका पिवट पॉइंट वो भी सेंटर पे ही है, तो डिस्टेंस क्या हो गई? 0। आर यू गेटिंग इट? लेट्स अंडरस्टैंड इट यूजिंग अ सिंपल डायग्राम। तो ये अगर मेरा स्केल है, ये इसकी पिवट पॉइंट है, एंड फोर्स भी मैंने यही लगा दिया, तो डिस्टेंस क्या हो गई? डिस्टेंस तो यही रह गई है, तो इट विल बी डिस्टेंस विल बी 0। सो इन दैट केस टॉर्क विल बी फोर्स टाइम्स 0, सो टॉर्क इज नथिंग बट 0। तो इस केस में बॉडी रोटेट नहीं करेगी। व्हाई? बिकॉज यहाँ पर डिस्टेंस 0 हो गया। सिमिलरली अगर बॉडी है और हम उस पर कोई फोर्स ही नहीं लगा रहे, तो ऑब्वियसली उसमें कोई रोटेशनल मोशन नहीं होगा। So this is all about torque and moment of force. अब बच्चों कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रही है, रोटेट कर रही है, तो उसके पास देखो दो ऑप्शन है। वो या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकती है। अब इसे भी हम समझते एक सिंपल से एग्जांपल लेकर। अगर हम यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करें, अब देखो ये सर्कल को मैं टर्न करूंगी, अब ध्यान से नोटिस करना। ये सर्कल को मैं या तो ऐसे घुमा सकती हूँ, अब देख पा रहे हो राइट ये किस तरह से घूम रहा है। अब साइज को इग्नोर करें, जस्ट इसके मूवमेंट को देखें। तो इस केस में मैंने कैसे घुमाया था सर्कल को? इस वे में, राइट? एवरी टाइम वेन एवर आई एम मूविंग द सर्कल इट्स फ्रॉम दिस पार्ट टू दिस पार्ट। सो बेसिकली लेफ्ट से जाकर मैं राइट की तरफ इसे ले जा रही हूँ। बट मेरे पास तो एक और ऑप्शन है। व्हाट्स दैट? कि मैं सर्कल को इस तरह से घुमाऊं। तो आप देख पा रहे हो दिस इज जस्ट द ऑपोजिट वे राउंड। तो इस केस में मैंने सर्कल को इस वे में घुमाया। तो अब हम समझते हैं कि दो तरह के रोटेशन को हम क्या नाम से बुला सकते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हम इस पॉइंट से फोर्स लगाएं, तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट पहले अपवर्ड जाएगी फिर डाउनवर्ड जाएगी। तो इस तरह के मोशन को हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। व्हाई? क्योंकि क्लॉक के केस में क्या होता है, यहाँ पर 12 है, दिस इज 3। तो जो भी आपका मिनट हैंड एंड आवर हैंड है वो इस वे में घूमता है, राइट? लाइक दिस। बट यहाँ पर जो मोशन हो रही है देखो जस्ट क्लॉक के मोशन के ऑपोजिट हो रही है, तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। एंड बाय कन्वेंशन हम इसकी डायरेक्शन को कंसिडर करते हैं पॉजिटिव। ओके, सो रिमेंबर दिस, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव, एंड क्लॉकवाइज मूवमेंट अगर हम ऊपर से फोर्स लगाए तो ऑब्वियसली बॉडी पहले नीचे की तरफ जाएगी, देन वो अपवर्ड जाएगी। तो इस तरह के मोशन को हम बोलेंगे क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंड बाय कन्वेंशन इसकी साइन हम लेंगे नेगेटिव। सो रिमेंबर दिस, clockwise and anti-clockwise movement. This is going to be very important in case of diagrams and numerical based question. अब हम आते हैं एक इंपॉर्टेंट सी चीज पर, दैट इज कपल। तो कपल समझने के लिए आपको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मान लो आपके पास कोई स्क्रू ड्राइवर है, राइट?
फॉर एग्जाम्पल अभी तो मेरे पास स्क्रू ड्राइवर नहीं है, मैं इस मार्कर का एग्जाम्पल लेती हूँ। अगर मान लो यही मेरा स्क्रू ड्राइवर है एंड मैं इससे कोई नट को टाइट करने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैं इसे इस तरह से इसकी मोशन करूंगी, इसे ऐसे पकड़ा, इसे ऐसे घुमा रहे, राइट। तो अगर आप मेरे हैंड की मूवमेंट देखो तो आप ध्यान से देखो, एक पार्ट ऑफ हैंड मेरा ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऑटोमेटिकली एक पार्ट ऑफ हैंड मेरा नीचे की तरफ आ रहा है। ये सेम एग्जांपल आप इस मीटर स्केल से भी समझ सकते हो। अगर मान लो ये मेरा मीटर स्केल है, इसमें अगर रोटेशन प्रोड्यूस होगा तो ऑब्वियस सी बात है एक पार्ट जो है वो मेरा स्केल का वो ऐसे नीचे की तरफ गया। तो आप ध्यान से देखना, ये स्टेबल कंडीशन है, ये नीचे गया। जैसे ही ये पार्ट जो है वो नीचे आ रहा है, ऑटोमेटिकली एक पार्ट ऑफ द स्केल जो है वो ऊपर की तरफ आ रहा है। तो जब भी कभी आप रोटेशन को विजुअलाइज करोगे तो हमेशा रोटेशन क्रिएट करने के लिए ना एक फोर्स एनफ नहीं होता है, हमेशा दो फोर्स लगती है। तो वही दो फोर्स या यू कैन से पेयर ऑफ फोर्सेस को हम बोल देते हैं कपल। तो कपल आपको पता ही है, राइट। तो अगर आप फोर्सेस का प्रेमी जोड़ा ले लो, राइट, फोर्सेस का अगर ग्रुप ले लो, दो जन का ग्रुप, राइट, दैट इज पेयर, तो उसे हम बोल देते हैं कपल। सो कपल इज नथिंग बट अ पेयर ऑफ फोर्सेस जिसके वजह से रोटेशन प्रोड्यूस होता है। तो जहां पर रोटेशन प्रोड्यूस होगा हमेशा वहां पर दो फोर्स एक्ट करेंगे, दोनों फोर्स की मैग्नीट्यूड सेम रहेगी एंड दोनों फोर्स का जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट रहेगा। ओके, तो यहां पर देखो आप, एक फोर्स नीचे की तरफ, एक फोर्स ऊपर की तरफ, तभी तो बॉडी ऐसे घूमेगी। ये फोर्स है रिस्पॉन्सिबल ऊपर से नीचे भेजने के लिए एंड ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल है नीचे से ऊपर की तरफ भेजने के लिए, तभी तो पूरा सर्कल कंप्लीट होगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट कपल। अब मोमेंट ऑफ कपल निकालने के लिए अगेन वी हैव टू डू द सेम थिंग। तो अगर ये मेरा पिवट पॉइंट है तो देखो यहां से अगर हम इस पार्ट के लिए मोमेंट निकाले सो इट विल बी एफ इंटू डी बाई टू, राइट। एंड सिमिलरली ये वाले पार्ट के लिए भी निकाले तो इट विल ऑल्सो बी एफ इंटू डी बाई टू। तो टोटल अगर हम एफ को कॉमन ले ले सो इट बिकम्स 2 टाइम्स डी बाई टू, दैट इज नथिंग बट एफ इंटू डी। तो कपल के लिए भी वी हैव द सेम फॉर्मूला, दैट इज फोर्स, कोई भी फोर्स आप ले लो, एंड डी मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस अप्लाइड। सो कपल इज ऑल्सो वेरी सिंपल टॉपिक एंड आपको ये याद रखना है कि आप इसे क्लियरली विजुअलाइज कर पा रहे हो। आई होप कि स्केल वाले एग्जाम्पल से आपको ये विजुअलाइजेशन क्लियर है। अब हम आते हैं एक बहुत ही सिंपल सा बट येट इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, दैट इज इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम वर्ड आपने सुना होगा या फिर आपने केमिस्ट्री में स्टेबिलिटी वर्ड सुना होगा। सो ये वर्ड से हमें कुछ आइडिया लगता है कि कुछ तो इक्वल रहा होगा। ओके, इक्विलिब्रियम वर्ड इज फ्रॉम द वर्ड इक्वल। तो इक्विलिब्रियम बच्चों दो तरह का होता है, फर्स्ट स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड सेकेंड इज योर डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो समझते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए आप समझो मेरे हाथ में अगेन फोन है, तो ये फोन मेरे हाथ में मस्त आराम से रखा हुआ है, अभी मैं इस पे कोई फोर्स नहीं लगा रही हूँ। बट क्या ऐसा है कि ये फोन पे कोई फोर्स लग नहीं रहा है या मेरे हाथ पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है? ऑब्वियसली फोर्स लग रहा है। कैसे? अगर मैं अपने हाथ की बात करूं तो ऑब्वियसली ऐसे अगर पोजीशन में मेरा हाथ है और जब मैं इस पे फोन रख दूं तो मुझे तो कुछ तो फोर्स फील होगा, राइट? व्हाई? बिकॉज दिस फोन हैज वेट। तो ये फोन का जो वेट है वो कहाँ एक्ट कर रहा है बच्चों? डाउनवर्ड्स, क्योंकि मेरा हाथ उसे फील कर पा रहा है। बट क्या ये फोन रखने से मेरा हाथ ऐसे गिर गया? नहीं, मेरा हाथ इसे इजीली बैलेंस कर पा रहा है। व्हाई? क्योंकि मेरा जो हाथ है वो भी एक अपवर्ड फोर्स लगा रहा है एज अ रिएक्शन फोर्स, जो इस फोन को बैलेंस कर पा रहा है। बट इवन दो इतने सारे फोर्सेस लग रहे हैं, ये फोन अभी भी स्टेट ऑफ रेस्ट पे है। तो हम बोल सकते हैं दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक का मतलब होता है बच्चों रेस्ट, और इक्विलिब्रियम मतलब जहां पर कोई चेंज ना हो। तो अगर किसी बॉडी पर आप फोर्स लगा रहे हो एंड इवन आफ्टर दैट द बॉडी रिमेन्स एट इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, तो हम इसे बोल देंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। सो इसका एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं अ बुक केप्ट ऑन अ टेबल। आई होप ये क्लियर हुआ है।
नेक्स्ट आ जाते हैं हम डायनामिक इक्विलिब्रियम पे। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम के लिए बहुत अच्छी एग्जांपल है एरोप्लेन की। तो अगर बच्चों आप एरोप्लेन की जर्नी को देखो तो पहले क्या होता है, एरोप्लेन टेक ऑफ करता है। टेक ऑफ करने के बाद एक पर्टिकुलर हाइट रीच करने के बाद एरोप्लेन एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता जाता है, मतलब उसकी स्पीड चेंज नहीं होती है। तो क्या इसका मतलब ये कि उस पर कोई फोर्स नहीं लग रही? ऑब्वियसली फोर्स लग रही है, राइट? क्योंकि एयर रेजिस्टेंस है और भी बहुत सारी फैक्टर्स है, बट स्टिल एरोप्लेन मेंटेन्स इट्स कांस्टेंट वेलोसिटी आफ्टर रीचिंग अ पर्टिकुलर हाइट। तो यहाँ पर बच्चों देखो, एरोप्लेन मूव तो कर रहा है, आसमान में जाके मस्त रुक तो नहीं गया, इट्स स्टिल मूविंग। तो यहाँ पर मोशन तो है, बट स्टिल मोशन के वजह से स्पीड पे कोई चेंज नहीं है। सो दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो ये दोनों तरह के इक्विलिब्रियम विद देयर एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, इट्स इंपॉर्टेंट। नाउ अगर आपसे कोई पूछे कि तो क्या कंडीशन है जिससे हम ये बोल सकते हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम पे है, तो इसके लिए आपको दो कंडीशंस याद रखने हैं। फर्स्ट, ओके, ये जो सिंबल है, दिस सिंबल मींस सम। ओके, तो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस जो बॉडी पर एक्ट कर रहा है, दैट शुड बी जीरो। मतलब ये वाला एग्जांपल, अगर आप एक बुक का एग्जांपल लो, ये टेबल है, यहाँ बुक रखा है, तो बुक के वजह से अगर मान लो कुछ पर्टिकुलर फोर्स लग रहा है प्लस एफ, ऊपर की तरफ लग रहा है माइनस एफ, तो ओवरऑल फोर्स कितना हो गया? जीरो। तो सम ऑफ ऑल फोर्सेस शुड बी जीरो एंड समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट शुड बी ऑल्सो जीरो। मतलब ये बोल सकते हैं कि बॉडी में कोई भी रोटेशनल मोशन ना हो। ओके, यहाँ पर ये सिंबल मैं आपको बताना भूल गई, दिस इज नथिंग बट टाउ। दिस इज अ ग्रीक लेटर। ओके, तो इसे हम प्रोनाउंस करते हैं टाउ। सो summation of forces should be zero, summation of moment of force or torque should be zero. Okay, now let's come to the last topic for today's video, that is principle of moment. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड इट्स प्योरली रिलेटेड टू एन एक्सपेरिमेंट। तो देखो बच्चों, यहाँ पर मेरे पास एक मीटर रूल है। ओके, मीटर रूल मतलब 100 सेंटीमीटर का एक स्केल है। दिस इज अ नाइफ एज। नाइफ एज मतलब एक ऐसा नोकीला सा चीज है जिसपे आप उस पूरे मीटर रूल को बैलेंस कर सकते हो। इन जनरल कहाँ बैलेंस होगा? 50 सेंटीमीटर मार्क पे, राइट? अब हम क्या करेंगे, हम दो स्लॉटेड वेट्स का एक सिस्टम बनाएंगे। सो बेसिकली इट विल बी समथिंग लाइक दिस। मतलब मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया और यहाँ पे कुछ स्लॉटेड वेट्स है, एक और स्ट्रिंग ले लिया, इसमें भी कुछ स्लॉटेड वेट्स है। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले किसी एक स्लॉटेड वेट वाली जो सिस्टम है उसे एक पर्टिकुलर मार्क पे फिक्स कर देंगे। अब ये वेट हमने लिया है तो हमें तो पता होगा, इसके वेट को हम मान लेते हैं W1 और पिवट पॉइंट से इसके डिस्टेंस को मान लेते हैं L1। दीज टू थिंग्स आर ऑलरेडी फिक्स्ड। अगेन ये वेट भी हमने ही लिया है तो ये वेट भी हमें पता होगा, दैट इज W2 ले लेते हैं। बट अगर मानो आप एक नॉर्मल सा स्केल लेते हो, उस पर कोई वेट रख दोगे तो क्या होगा? ऑब्वियसली ये स्केल जो है वो टिल्ट करेगा इस तरह से। अब ये वेट के वजह से इसने तो टिल्ट किया, तो इसे बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर एक और वेट लगाएंगे। ऑब्वियसली सेम साइड पे नहीं, नहीं तो ये तो और टिल्ट करेगा। वी हैव टू बैलेंस इट। तो हम ऑपोजिट साइड में इसे मूव करते हुए इस तरह से लगाएंगे कि मेरा जो स्केल है वो बैलेंस हो जाए। तो लेट्स से कि ये एक पर्टिकुलर पोजीशन L2 में जाकर बैलेंस हो जाता है। तो यहाँ इसका वेट है W2। अब आप ध्यान से देखना, अगर मान लो ये W2 वेट नहीं होती तो मेरा स्केल इस तरह से टिल्ट करता, राइट? इसके वजह से कुछ मोमेंट क्रिएट होता। एंड अगर ये वेट नहीं होती तो इसके वजह से ये इस तरह से टिल्ट करता, तो इसके वजह से भी कुछ मोमेंट क्रिएट होता। अब आप ध्यान से देखना, ये जो मोमेंट है दिस इज एंटी क्लॉकवाइज एंड ये जो मोमेंट है दिस इज क्लॉकवाइज। तो जब आप दोनों वाली मोमेंट निकालोगे, दोनों मोमेंट एज ए, फर्स्ट हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हो जाएगा आपका W2 इंटू L2 और क्लॉकवाइज मोमेंट हो जाएगा आपका W1 इंटू L1। तो जब आप रीडिंग से ये दोनों मोमेंट की वैल्यू निकालोगे, आप देखोगे
right? Because this is an experiment. You will be able to visualize it, you will have the numbers. तो हम देखेंगे कि दोनों वैल्यू जो है वो सेम आ रही है, वो इक्वल आ रही है. तो हमने यहाँ पर पढ़ा था ना बच्चों, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम वाज व्हाट, दैट टोटल मोमेंट शुड बी जीरो. टोटल मोमेंट शुड बी जीरो, मतलब जितना पॉजिटिव मोमेंट है उतना ही नेगेटिव मोमेंट होना चाहिए. तो देखो यहाँ पर एग्जैक्टली वही चीज आ रहा है, जितना पॉजिटिव मोमेंट है मतलब जितना एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है उतना ही नेगेटिव मोमेंट है, दैट इज उतना ही क्लॉकवाइज मोमेंट है. सो वी कैन से प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या बोलता है कि सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट शुड बी इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट. दिस इज एक्चुअली द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट. एंड ये जो एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा, ये समझा, दिस वाज नथिंग बट द वेरिफिकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल. सो आई होप कि आपको प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट एंड इसका वेरिफिकेशन समझ में आया होगा. सो दैट्स इट for the first part of this particular chapter. इस चैप्टर में एक पार्ट, एक्चुअली दो पार्ट और है जिसे मैं एक वीडियो में कंबाइन करके बनाऊंगी. सो आई होप कि आप ये वीडियो को पूरा एंड तक देखें, बहुत अच्छे से इसे थरली समझे. आप कॉन्साइज सेलिना वाली जो बुक है उसका पार्ट ए थरली रीड करें. ओके, एंड वंस यू आर डन विद दैट, बाय देन मैं सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो, सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर को भी अपलोड कर दूंगी. एंड उसके बाद फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स पे आएंगे. सो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड इस चैप्टर से दिस ईयर 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आए थे एंड दोज क्वेश्चंस वर वेरी इजी. सो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप चैप्टर को थरली पढ़ रहे हो. सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, so please drop me a comment and please like and subscribe my channel and definitely share it with your friends and family. Thank you so much for watching. Bye bye.